बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। जी हाँ, हमें पूरा यकीन है और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप खैरियत से हैं और इस कोरोना वायरस से आप और आपके प्यारे बिल्कुल महफूज हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी तकरीबन पौने 2 साल हो चुके हैं कोरोना वायरस का नाम सुनते हुए और अभी भी इसके वार जारी हैं। अलग अलग इक़साम इसकी मुख्तलिफ ममालिक में नुकसान पहुँचा रही हैं और अभी हाल ही में जो एक ख़बर जो काफ़ी ख़तरे की अलामत बनी हुई है वो ये है कि पाकिस्तान में 35 नए केसेस ऐसे सामने आए हैं जो भारतीय जो किस्म है कोरोना वायरस की, और वो इसलिए ख़तरनाक तस्वर की जा रही है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से फैल रही है और दूसरा उसकी वजह से भारत में होने वाले नुकसानात पूरी दुनिया ने देखे हैं। तो बांग्लादेश ने भी अपने मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल को वापस से अपना लिया है और अफ़गानिस्तान की भी सूरत हाल जो है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अफ़गानिस्तान भी इस वक्त ख़तरे में है और इंडोनेशिया की हालत भी अच्छी नहीं है और ईद की वजह से दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में लोगों का आना ये एक मामूल की बात है और इस वजह से ये एक ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो ये किस्म है कोरोना वायरस की ये भी हमारे पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा सकती है। तो आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ आज नहायत ही अहम और काबिल मेहमान मौजूद हैं। हमें फ़ख्र है कि वो हमारे साथ आज न्यूज़ कैफ़े में स्टूडियो में मौजूद हैं। आप रिसर्च साइंटिस्ट हैं और दुनिया भर में आप काम करते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। जनाब मसरूर बुखारी साहब, अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुबह बखैर। सुबह बखैर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी सर, और थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। बस बाकी दुनिया में तो जो हम कुछ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो साइंस और एजुकेशन का नेग्लिजेंस हुआ है इसकी वजह से शायद यहाँ पे थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये कि दुनिया में काफ़ी हाई लेवल का काम हो रहा है और उसमें अल्लाह के फजल करम से कुछ पाकिस्तानी भी हिस्सा ले रहे हैं। देयर मेंबर्स ऑफ इट, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेज हों, फिज़िकल साइंसेज हों, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो। इस पे यकीनन हम बात करेंगे। सही सर, हमारा जो टॉपिक है आज का कोरोना वायरस की, सर कह रहे हैं सुनने में कि चौथी लहर जो है वो अब ज़ोर पकड़ रही है और जैसे कि अभी फ़हीम ने भी बताया कि एक नया जितने नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें नया वायरस तो नहीं, कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा वेरिएंट, हाँ, जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है कि वो डायग्नोस हुआ है। तो सर वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो अभी तक तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने वैक्सीन करा ली है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो इस वैक्सीनेशन अगर करा लिया है तो वो उसको भी मतलब असर नहीं कर रहा उसके ऊपर। तो ये बात सही है क्या? एक्चुअली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, एक तो डिजीज़ की अपनी डायनामिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक वायरस जब एक जगह से शुरू होता है तो जब वो फैलता जाता है तो वो, जैसे कि लोगों ने कहा कि 1 साल में, पिछले 1.5 साल में लोगों ने एपिडेमियोलॉजी में जो अमराज की साइंस है उसमें क्रैश कोर्स कर लिया। पूरी दुनिया को अब थोड़ा बहुत पता है। तो मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कि चूँकि मैंने मेडिसिन पढ़ी है, प्री मेडिसिन और बेसिक मेडिसिन पढ़ी है, और पिछले 1-2 साल में मैंने अपने पिछले साल जब फरवरी में आया था तो जब पाकिस्तान में पहुंचा भी नहीं था इसकी, तो तब भी मैंने अपने फेसबुक पे, ब्लॉग पे बताया था कि बहुत सीरियस ये होगा जी। और उस वक्त भी प्रेडिक्ट किया था जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं हार्वर्ड वगैरह में कि ये तकरीबन पूरी दुनिया की आबादी तक पहुँचेगा। और इसमें ख़तरे की बात बहुत ज़्यादा है भी नहीं भी, क्योंकि फ्लू वायरस से भी इतने लोग मर जाते हैं, लेकिन चूंकि उसकी ज़्यादा रीच इतनी नहीं होती और हम पिछले 100 साल में जब से स्पेनिश फ्लू आया था पहले, तो इंसान ने उसके खिलाफ इम्यूनिटी भी डेवलप कर दी, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो अब ये कि जब एक वायरस फैलता है तो वो जैसे जैसे फैलता जाता है और जितना वक्त गुजरता जाता है वो म्यूटेट होता जाता है, चेंज होता जाता है। जैसे आपने एक पिक्चर ली, उसकी फ़ोटो कॉपी बनाई, ज़ेरॉक्स किया, आपने उसको आगे फॉरवर्ड किया, फिर लोगों ने उसकी फ़ोटो कॉपीज़ किया, वो मशीन जो फ़ोटो कॉपीज़ कर रही है अब उसमें जो डिफेक्ट होंगे वो पे इम्प्रिंट होते जाएंगे। तो वायरस जो है वो या तो ज़्यादा विरुलेंट भी हो जाता है, ख़तरनाक भी हो जाता है, और ये भी होता है कि वो हार्मलेस भी होता जाता है। तो अब ये वायरस जो है, चूँकि इस तरह के वायरस से पहले इंसानों का वास्ता नहीं पड़ा, ये पहली बार एवियन वायरसेस वगैरह आए जो इंसानों की हिस्ट्री में, तो ये कहना
और फिर इसमें ये भी है कि हर इंसान की इम्यूनिटी डिफरेंट है। हम लोग 3 लोग बैठे हैं अगर, या एक घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो खुदा न खास्ता अगर 5 लोगों इफेक्ट होंगे तो उसमें होगा किसी को कुछ भी नहीं होगा, किसी को सिवियर इफेक्ट होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादातर अब इसमें अनफॉर्चुनेट बात ये है कि लोग आम घूम फिर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो कैरियर हैं, वो कैरी कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को ये बात भी पता नहीं है, वो समझते हैं वैक्सीनेशन करवा ली अब सेफ है। आपको ये नहीं पता कि आपने वैक्सीनेशन करवा ली है, लेकिन यू कैन पास इट टू अदर पीपल। तो इसलिए अभी भी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आप दूसरे ममालिक में रिसर्च के काम में बिजी होते हैं, इटली, सऊदीया, यूएस और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी वैक्सीन का दौर चल रहा है, तो इसमें दुनिया भर के जो अवाम हैं उनमें और पाकिस्तान की अवाम में कुछ थोड़ा सा आपने डिफरेंस महसूस किया है वैक्सीनेशन करवाने के हवाले से या कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन के हवाले से? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है और यही वजह थी कि मैं बात करना चाह रहा था हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनसे, जो हमारे कॉम्पेटिटर्स हैं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा रिस्पांस है। बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, एक सेंस ऑफ रिजेक्शन है। लोग जो हैं वो हमने पिछले साल भी मैंने लिखा था कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। एक तो हम वैसे ही प्रिपेयर्ड नहीं है इस डिजीज़ के लिए, और फिर ऊपर से ये कि लोग अब तक एक उसमें डिनायल में हैं। लोग 2 चीज़ें हैं, अव्वल तो पहले कोरोना वायरसेस या जो भी ये कोरोना वायरसेस हैं, जितनी पूरी फैमिली है, ये आपने जो कहा था डेल्टा वेरिएंट के आते रहेंगे, और पिछले साल भी कहा था कि आएंगे, इनकी वेव्स आती रहेंगी। और पिछले साल भी एक आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट एपिडेमियोलॉजिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड आई बिलीव, कि जिन्होंने कहा था कि ये जब सेकेंड वेव आएगी तो लोग ज़्यादा कैजुअली इसको लेंगे। जब पहली वेव चली गई तो हमने कहा शुक्र है खुदा का, खत्म हुआ, चलो ईद मनाओ, सब कुछ करो। सर पहली वेव बड़ी आता रहेगा। हाँ, लोगों को बहुत ज्यादा खौफ था, डर था, और लोग एसओपीज को फॉलो भी कर रहे थे। फिर सेकंड आई, वो थोड़े डर खत्म हो गया। थर्ड में उन्होंने बिल्कुल ही नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया। तो सर आप क्या समझते हैं, अभी जो कहा जा रहा है कि अब दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं और ये वेरिएंट जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है इंसानी जान के लिए, तो अभी अगर हम एहतियात नहीं करते, और ईद उल अज़हा भी आ रही है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मंडियों में एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रही, तो सर जो लोग नहीं कर रहे एसओपीज़, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जितने तकरीबन जानने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इमीडिएट फैमिली में तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन अदरवाइज़ मतलब मैं ये बात, अगर लोगों को यकीन नहीं है इस बात का, मेरा किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी वैक्सीन कंपनी से, मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं बहुत अपनी जेब से पैसे दे रहा होता हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। हम लोग तो वैसे रिसर्चर, हमारा किसी पैसों की चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि इट्स अ रियल डिजीज़। सिवाय मेरे सगों के या मेरे, तकरीबन मेरे जितने जानने वाले हैं, किसी ना किसी का रिश्तेदार इसमें मुब्तला हुआ है। कुछ लोग दुनिया से चले गए, और वजह ये कि लोग इसलिए भी इसको लाइटली लेते हैं कि पहले ही इसकी जो स्टेटिस्टिक्स हैं कि इस डिजीज़ में 1% लोग मरते हैं, और अगर 1 करोड़ लोगों को होता है तो तकरीबन कितने 10 लाख या 1 लाख लोग मरेंगे, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं होगा, बच जाएंगे। कुछ लोगों को सिवियर रिस्पॉन्स होगा। तो ये पहली चीज़ है इसकी कि ये फैक्ट है कि लोग इससे मर रहे हैं और लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि जो रिस्क ग्रुप है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स जिनको शुगर है, जो ओबीज हैं जिनका वेट ज़्यादा है, जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी सिवियर किडनी फेलियर की तरफ, रीनल फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ये लोग हो गए। ये लोग बहुत ज़्यादा, और फिर जिनको पल्मोनरी इन्फेक्शन है, लंग्स की पुरानी प्रॉब्लम है, सांस की तकलीफ है। अच्छा, इसमें भी इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस। मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, बहुत पुराने हैं, इज़ अ ब्रिटिश नेशनल, तो रॉजर को, ही इज़ अ क्रोनिक एस्थमा पेशेंट्स, तो उनको उनके बेटे को, पहले बेटे को फर्स्ट वेव में स्कूल से लगा, ही गॉट वेल, 10 साल के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। देन रॉजर गॉट अफेक्टेड, और ही इज़ अ मतलब क्रोनिक एस्थमा पेशेंट, एंड ही एंडेड अप इन हॉस्पिटल, ही नीडेड ऑक्सीजन बट ही सर्वाइव्ड। नाइस। तो ही इज माशाल्लाह 80+। ये भी लाजमी नहीं है कि अगर आप, इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस, एग्जैक्टली, इवन कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। तो आपको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बिला वजह में इस मुसीबत में गिरफ्तार नहीं होना चाहेंगे। मगर जितनी परेशानी लेनी चाहिए, क्या उतनी हम ले रहे हैं? नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे, बिल्कुल। क्योंकि जो पढ़े लिखे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मतलब बाज़ वक़्त मैंने लिटरली देखा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि बाज़ वक़्त लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनमें बहुत शऊर होता है, और बाज़ वक़्त लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत इग्नोरेंट होते हैं और बहुत जहालत की बात करते हैं। लेकिन जो बेचारे हमारे लोग जो इस वक्त मेन स्ट्रीम दुनिया में नहीं बैठे हुए, जो देख नहीं रहे दुनिया में क्या हो रहा है, जो अपने घरों में बैठे हुए, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बहुत खुदा का करम हुआ, इंडिया में आपने देखा है क्या हुआ हमारे पड़ोसी मुल्क में, तो वो समझ रहे हैं कि शायद ठीक है इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जिस दिन ये चीज़ कंट्रोल से बाहर हो गई तो हर घर में कोई ना कोई खुदा न खास्ता दुनिया से जा रहा होगा, लोग सीरियसली बीमार हो रहे होंगे अगर खुदा न खास्ता इस चीज़ को हमने सीरियस नहीं लिया। ये पहला इसका।
एस्पेक्ट है सही। कि हमने समझना है कि ये चीज़ सीरियस है। दूसरा एस्पेक्ट कि लोग वैक्सीन को समझ रहे हैं कि ये, अब वैक्सीन का बैकग्राउंड ये कि जैसे आप बात कर रहे थे, हम लोग थोड़ी देर पहले लोग पोलियो की भी वैक्सीनेशन नहीं करवाते जी। हालांकि पोलियो की डिजीज़ भी सिवियरिटी में, मैं जानता हूँ किसी शख्स को, उनकी मिसेस को बहुत बुढ़ापे में जाके हुई है एंड शी पास्ड अवे। बहुत सिवियर किस्म का पोलियो होता है, न्यूरोलॉजिकल जिसके मैनिफेस्टेशंस होती हैं। तो ये कि फ्लू का सिंपल सी बीमारी है जो अच्छा खासा, मुझे आई यूज्ड टू बी ग्राउंडेड एवरी ईयर फॉर 3 or 4 days, एंडेड अप इन हॉस्पिटल गेटिंग स्टेरॉइड्स। लेकिन जब से ये हमने मास्क का इस्तेमाल शुरू किया, डिस्टेंसिंग की, तो यकीन जाने, और स्पेशली जो वैक्सीनेशन, बिकॉज आई गॉट बोथ वैक्सीन्स, फाइजर भी पहले ऑक्सफोर्ड और उसके 3 महीने बाद बिकॉज फाइजर अवेलेबल हो गई थी, सो आई गॉट फाइजर एज वेल। तो एक तरफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका लगवाई, दूसरी तरफ फाइजर। लोगों का कहना तो जो हमारे बेचारे पाकिस्तानी हैं, एक जो इतने वो नहीं लगे, तो ओ लोग तो चलते चलते गिर के मर जाते हैं फाइजर लगवा के। मैंने कहा मुझे 2 महीने हो गए, अब तक तो मैं नहीं मरा। आपने 2 वैक्सीन, 4 महीने तो फाइजर लगवाए हुए हो गए, 7 महीने ऑक्सफोर्ड लगवाए हुए, अब तक तो अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये है कि शुरू में आपको बहुत बड़ा धक्का लगता है, 3 दिन आप बुखार, और किसी को कुछ भी नहीं होता। बच्चों को भी वैक्सीन लगवाते हैं तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है, बुखार हो जाता है उन्हें। अच्छा, वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम पाकिस्तानियों के जहनों में हर वक्त जो है ना मंडला रहा है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है खास तौर पे। फिर एक सवाल हमने अभी किया था कि अभी ईद के दिनों में जो गेट टुगेदर्स होने हैं, उसमें हमें कौन कौन से खतरात का सामना करना पड़ सकता है। इन सारे सवालात के जवाबात हम आपसे हासिल करेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करें कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क भर में, उसके हवाले से बात करें, वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें। मंसूर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं। सर, वैक्सीन की हमने बात की ब्रेक पे जाने से पहले। अभी तक मुल्क में अब तक टोटल 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लगा ली हैं, जबकि 1,64,00,000 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पहली डोज लगाई, यानी तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोजेज़ लगा चुके हैं। 22 करोड़ आबादी है, उसमें अगर देखा जाए तो ये रेशो कम है। अभी तक लोग वैक्सीन को लेकर इतना मतलब संजीदा नहीं हुए। अभी भी उनके दिमाग में बहुत सारे सवालात हैं कि कौन सी वैक्सीन हमें लगानी चाहिए, अगर लगा लेते हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। तो सर, वैक्सीन अगर हम जो लोग नहीं लगवा रहे, आप उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे, और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए? जी बिल्कुल, दैट्स एन एक्सलेंट क्वेश्चन। और मैं भी जब पिछले दिन जब पाकिस्तान आया हूँ तो उसके बाद जो लोगों से मुलाकात हुई इधर उधर, तो लोगों को वाकई ये बहुत सबसे पहले तो जिनको सिवियर एलर्जीज़ हैं या ऑलरेडी वो किसी इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ ऐसी बीमारी में, वो तो वैक्सीन नहीं लगवा सकते अनफॉर्चुनेटली, और बहुत छोटा सा सेगमेंट है पॉपुलेशन का। लेकिन बाकी सब के लिए 12 साल से उम्र से ज़्यादा या 16 साल कर लें, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मॉडल्स, कि 12 साल 16 साल, डिपेंड्स ऑन लेजिस्लेचर। यूएस की कुछ स्टेट्स में 12 साल मिनिमम एज है, कुछ में 16। तो एनीवे तकरीबन यूँ समझ लें, अगर हम एक ले लें तो तकरीबन 16-17 साल की एज के बाद के लोगों के लिए इट्स अ गुड आइडिया कि वो वैक्सीनेशन करवा लें। क्योंकि वैक्सीनेशन से क्या होता है कि जैसे हम सारे ममालिक, एक फ़ौज होती है, हमारी भी फ़ौज है जो हमें डिफेंड करती है, तो हर मुल्क की एक फ़ौज होती है जो फॉरेन थ्रेट से मुकाबला करती है। तो ऐसे ही जिस तरह इंसान के अंदर जिसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, निज़ाम है, इसी तरह से कि इम्यून का निज़ाम भी है जो डिफेंड करता है, उसमें टी सेल्स वगैरह, लिम्फ नोड, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जब कोई नई डिजीज़ अटैक करती है, स्पेशली जिसकी सिवियर या डेंजरस होती है, जैसे कैंसर या इस किस्म की चीज़ होगी, कोरोना टाइप के जो सिवियर किस्म के वो इन्फेक्शन हैं, तो उसमें अगर पहले से जिस्म के अंदर वो सेल्स मौजूद नहीं होते, ना उनको जिस्म को पता होता है, तो जब कोई डिजीज़ हमला आवर होती है, जब फॉरेन सेल्स आते हैं, आप इवन एक किडनी का ग्राफ्ट करते हैं, जिस्म के अंदर कुछ भी लगवाते हैं, तो वो एक फॉरेन, क्योंकि हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं उसमें MHC का एक सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज वो गुफ्तगू हो जाएगी। तो हमारे अंदर हर इंसान के अंदर के जो सेल्स हैं उनका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, उनकी एक खास शक्ल है। जी। तो जैसे मुझे पता है फ़हीम साहब नजर आएंगे तो मैं कहूँगा ये मेरे दोस्त हैं, सेफ, ही इज़ गुड। इनकी खास शक्ल है। तो जो हर इंसान के अपने सेल्स जो हैं वो एक खास शेप होती है। उसके अलावा जो सेल भी आएगा तो उसको जिस्म समझता है कि ये दुश्मन है, और उससे जिस्म लड़ता है और उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, चाहे वो उस जान बचाने के लिए आ रहा हो। तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो अब जब कोरोना या कोई नई डिजीज़ आती है
तो उसके लिए जिस्म के अंदर से पहले से वो सेल्स मौजूद नहीं होते, ना पता होता है, तो क्या करती है बॉडी उस पर फिर पूरा एक वो करती है सिस्टम, एक पूरा अपना डिफेंस सिस्टम Fight उसके करती है उससे, ऊपर हाँ। लॉन्च करती है, कैंपेन लॉन्च करती है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, जिसका इंसान की सेहत से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग बहुत सेहतमंद जो है वो बेचारे गिर जाते हैं, और बहुत से लोग जो वीक समझ रहे होते हैं, आपको उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जैसे वाइटामिन अच्छा, सी, हाँ, ए, हाँ, डी, हाँ। लोग कहते हैं वाइटामिन डी इज अ मेजर प्लेयर, वाइटामिन सी इज अ मेजर प्लेयर, तो आप इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल सो सही। एनीवेज, तो अब ये कि आप जब वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो वैक्सीन लगाने से, वैक्सीन में क्या होता है, जैसे हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, तो या तो एक डेड वायरस होता है उसके अंदर, या उस वायरस का कोड होता है, जेनेटिक कोड, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। तो जब वो बॉडी में पहुंच जाता है तो बॉडी इसको देख लेती है कि फॉरेन आ गया एजेंट, लेकिन चूंकि वो एक्टिव नहीं होता तो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसको एक सिग्नल मिल जाता है, तो बॉडी उसके खिलाफ सेल्स को तैयार कर लेती है। बिल्कुल सही। डिपेंडिंग ऑन दोज टाइप ऑफ की थ्रेट कैसी है, पूरी जिंदगी के लिए या 6 महीने के लिए या साल के लिए, तो फिर उसके बाद ये होता है कि जब वो एक्चुअल बीमारी आती है तो पहले से आप तैयार होते हैं, आप तैयार होते हैं उससे लड़ने के तो लिए। आपकी मौत नहीं होती, आप सिवियरली बीमार नहीं होते। सही। ये अच्छा आइडिया सर, वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए? अवाम आज भी परेशान है, स्पेशली वो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। अभी तक मुश्किल से 2 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई है बिल्कुल, ना? यही तो करोड़ों लोग अभी बाकी हैं जो सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, कुछ इत्तेफाक करते हैं लगवाने से, कुछ नहीं करते हैं, और कोई ना कोई बहाना, कौन सी लगवाऊं, कोई बंदे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह के ख्याल। तो आप बताइए कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? फाइजर की, साइनोवैक, साइनोफॉर्म, पता नहीं और कौन कौन सी? डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में हैं दुनिया की। जैसे यूएस में जो 3 वैक्सीन आई थी, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन जॉनसन के सिवियर इफेक्ट्स हुए तो दैट वाज So बंद कर दिया। वो नहीं हो रही। मॉडर्ना एंड फाइजर आर सो फार, एंड द स्पुतनिक 5 जो रशियन ओरिजिन की थी, एंड द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो इंग्लैंड ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका कंपनी ने जॉइंटली, तो ये 4 वैक्सीन हैं, और फिर 5वीं हैं जो चाइनीज फार्मास्यूटिकल्स ने, साइनोवैक और साइनोफार्म। तो ये 5 वैक्सीन हैं, मॉडर्ना, फाइजर, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, द चाइनीज ग्रुप, साइनोवैक, साइनोफार्म, और नई एक और भी, और स्पुतनिक 5। ये 5 जो हैं दे आर कंसिडर्ड सेफ। जितनी ट्रायल्स हुए हैं ज़्यादातर इनका अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब 10,000 में एक को कुछ हो गया तो उसको आप फिर वो इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि दूसरी तरफ आपके बेनिफिट्स भी है ना। अगर 10,000 में से 10 मर जाएंगे, अब 100 मर जाएंगे, 1000 मर जाएंगे, मतलब आपको हमेशा वे कर रहे होते हैं आप ऑप्शंस को। तो ये 5 इफेक्टिव ग्रुप्स हैं। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है, जैसे फाइजर के रिसेंटली या ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के जो यंग पॉपुलेशन है 30s में 20s में, उनके अंदर हार्ट कॉम्प्लिकेशंस या ब्लड क्लॉट्स, वो भी चंद लोगों को, अच्छा, बहुत ही कम, लेस देन 1%, 0.1% और समथिंग डेवलप हो सकते हैं। सही। तो इसलिए नॉर्मली जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि आप जो यंगर एज ग्रुप है, यू शुड नॉट गो फॉर मे बी फाइजर और फॉर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। तो लेकिन बाकी लोगों के लिए फाइजर इज द बेस्ट। मैं कोई ये नहीं कह रहा, जो मेरी स्टडी फाइजर और मॉडर्ना, क्योंकि इनमें ये है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी वो mRNA टेक्नोलॉजी है, दे आर सपोज टू गिव यू लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। हो सकता है पूरी जिंदगी में आपको दोबारा ना लगवाना पड़े 2 डोज के बाद। सही सर, एक और सवाल, लोग अभी इसलिए भी रुके हुए हैं क्योंकि ये वायरस अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, जैसे कि अभी डेल्टा वेरिएंट का हमने सुना, तो वो कह रहे हैं कि अब ये वैक्सीन इस पे असरअंदाज नहीं होगी, तो ये भी लोग सोच रहे हैं। तो ये बात सही है कि अगर ये वेरिएंट डिफरेंट जो है वायरस अपनी शक्लें चेंज कर रहा है, तो ये वैक्सीनेशन अगर किसी ने लगवा लिया है तो वो कारामद रहेगी उससे लॉन्ग टर्म में? देखिए, पॉपुलेशन के अंदर ये सारे वायरस घूमते रहेंगे और फ्यूचर में भी नए वायरस आएंगे, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। वो तो घूमते रहेंगे। आप जब वैक्सीन लगवा लिए तो जिससे रिलेटेड हैं, हाँ, उससे आप एटलीस्ट प्रिपेयर्ड हो गए। और जहाँ तक डेल्टा की बात है, अब इसराइल ने ये कहा है कि डेल्टा वेरिएंट पे फाइजर के दोनों डोज इफेक्टिव नहीं, हालांकि फाइजर इज अ वेरी गुड वैक्सीन। और मैं इनकरेज करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि काइंडली, आई मीन मैं पाकिस्तान आया अभी, तो जो एयरपोर्ट पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन काइंडली स्पुतनिक 5 को अगर मंगवा सकते हैं, मॉडर्ना के डोजेस को मंगवाएं, फाइजर मंगवाएं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो हमारा रिस्क ग्रुप है, जो बूढ़े हैं, उनको काइंडली आप बिल्कुल ठीक हो गया सर। इस पे करते हैं अब अभी प्रोग्राम के इस हिस्से का ये आखिरी लम्हात हैं उसके, तो मैं चाहता हूँ कि आप साइंस के स्टूडेंट्स के हवाले से थोड़ा सा उन्हें गाइड करें कि अगर कोई साइंस में इंटरेस्ट लेना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, तो आपके कौन से पेजेस वगैरह हैं, कहाँ से आपसे मालूमात हासिल की जा सकती है? बिल्कुल, ये दैट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 साल में इतनी जो कुछ हुआ है उसमें ये कि साइंस और एजुकेशन और काफ़ी नेग्लिजेंस हो गया, लेकिन अभी भी बच्चे हैं जो बहुत, जिनमें टैलेंट और इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं, इवन जिन्होंने पीएचडी कर ली तो उनके लिए फेलोशिप्स। ये सारी मालूमात अपने फेसबुक पेज पे आप देते हैं? मेरे फेसबुक पेज पे मसरूर बुखारी के नाम से, ट्विटर पे, फेसबुक पे। इसके अलावा
बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, फुल ब्राइट की हैं, कॉमनवेल्थ की हैं। आप काइंडली गूगल पे जाएं और हम पाकिस्तानी जो बाहर हैं स्पेशली साइंस में हम पूरी तरह सपोर्ट करने को तैयार हैं। हम जो हमारे के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम पर्सनली भी और कलेक्टिवली, इवन जो अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, दे आर विलिंग टू हेल्प। सही 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 है, बस आप एक वो कहते हैं विल होनी चाहिए, सर रास्ते मिल जाते हैं आपको। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और कम वक्त में हमने बहुत सारी मालूमात आपसे हासिल की हैं। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और ज़बरदस्त से मौजू पे बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे फ़ैशन की, फ़ैशन डिज़ाइंस की, स्टाइल की। कहते हैं कि आप जो लिबास पहनते हैं वही आपका आईनादार होते हैं। जो आउटफिट आप पहनते हैं उसी से लोग आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं और ये बात सच भी है। तो आज की प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी पर्सनालिटी को किस तरह का ड्रेस सूट करता है, आजकल फैशन ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड डिज़ाइनर सना वामिक साहिबा। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सना? अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो आप बताइए ना, डिज़ाइनर होने की हैसियत से कि लिबास जो है वो शख्सियत का किस तरह आईनादार होता है, या मतलब कपड़ों का क्या रोल होता है किसी की पर्सनैलिटी में? अच्छा, अगर हम इसको ऐसे कंटिन्यू करें कि आप मतलब लोगों को ये एक बड़ा होता है कि जी पर्सनालिटी आपकी क्लॉथिंग से किस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लाइक जो आपके ड्रेसेस हैं, जो आपका एक पहनावा होता है, तो वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत रिपल इफेक्ट देता है। लाइक आप लोगों में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी अराइज हो गई है आजकल। जिस तरह एक वक्त चल रहा है, लोगों को होता है नहीं जी हम ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है और हम इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते। कुछ कहते हैं कि जी हम फेयर हैं बट हम पे वो सूट नहीं करता। कुछ कहते हैं नहीं जी हम बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो हम वो नहीं कैरी कर सकते। तो ये एक बहुत सिनेरियो, मतलब एक ऐसा सिनेरियो है जो आपकी पर्सनालिटी को क्लॉथिंग के हवाले से मैच करती है चीज़ें। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि क्लॉथिंग का आपकी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट है अगर हम उसको हर स्टेप बाय स्टेप सिनेरियो से इसको एग्जैक्टली। सही। अच्छा सना, ईद उल अज़हा आ रही है तो क्या आजकल फैशन ट्रेंड क्या है, क्या चीज़ें इन हैं, कौन से कलर्स आजकल जो हैं वो इन हैं, उस हवाले से बताइए। अच्छा ज़रा, अभी जो है थोड़ी सी ट्विस्टिंग आ गई है अगेन एज कंपेयर। अगर हम 2020 को कंपेयर करें तो उस वक्त जो है हम थोड़ा सा मतलब मिक्स एंड मैच पे चल रहे थे और फिर थोड़ा सा हमें कंट्रास्टिंग ज़्यादा हम कर रहे थे। लेकिन अभी जो है हम अगेन वी जस्ट बैक स्विच के हम मोनोक्रोम पे आ चुके हैं। अच्छा। मोनोक्रोम अब ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए भी एग्जैक्टली। तो मोनोक्रोम में बेसिकली है ये कि जो हम सेम क्लॉथिंग, सेम वेरिएशन होती है लेसिंग की, एम्बेलिशमेंट की और एम्ब्रॉयडरीज की, उसमें आपको सेम मतलब एक कह लें कि अगर ये ब्लैक मैंने अभी इस वक्त वेयर किया हुआ है और उसमें ब्लैक में हम एक 1% थ्रेड को थोड़ा सा हम कम रखते हैं ताकि उसकी एम्ब्रॉयडरी को हम इन्हेंस कर सकें। हालांकि ये काम मुझे लगता है ज़्यादा थोड़ा सा टफ जॉब है। मतलब वन कलर, एक ही ड्रेस का पूरा एक कलर, ये जैसे आपने अभी एक वेयर किया है, इसमें भी हमने सेम मोनोटोन के ऊपर काम किया है। तो मोनोटोन में ये थोड़ी सी एक है डिफिकल्टी कि उसमें कपड़े को और एम्ब्रॉयडरी को, दोनों चीज़ों को अलग अलग कंपेयर करना, उसको सेम कलर में रह गए। एग्जैक्टली सेम कलर में, जस्ट टू प्ले ऑफ 1% गेम। मतलब आप 1% थ्रेड का थोड़ा कम रखेंगे, हल्का सा एक स्लाइटली उसमें कलर वही होगी बट उसमें थोड़ा सा आपको नजर आएगा कि डिफरेंशिएट, हाँ ये एम्ब्रॉयडरी सेशन। अगर आप बिल्कुल सेम पे चले जाएंगे तो आप एम्ब्रॉयडरी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा, गर्मी पाकिस्तान में बड़ी कोई कमाल की गर्मी होती है, शिद्दत की गर्मी। पाकिस्तान ना, आप कराची बोले ज्यादा अच्छा है। मैं इस्लामाबाद लास्ट टाइम गई थी, इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा प्लेजेंट है वहाँ का। चंद इलाकों के अलावा अच्छी खासी गर्मी होती है, फिर ऊपर से लोड शेडिंग भी होती है। ये तो खैर अलग मसाइल की तरफ चले गए। तो मुझे बताइए, इस गर्मी में आपको अपना स्टाइल जो है उसको भी अगर मेंटेन रखना हो तो कौन से कलर्स की तरफ जाना चाहिए आपको, मतलब जो फैशन में भी आप रहें?
अच्छा पता है कलर्स का आपने ये अच्छा है ये सवाल है कि लाइक कलर स्कीम भी बहुत मैटर करता है। हम वेदर को देख के समटाइम अभी कल परसों बारिश जो हुई उसको देख के दिल कर रहा था कुछ अच्छे वाइब्रेंट से कलर पहनूं, तो मैं तो खैर वाइब्रेंट जब सोचती हूँ तो मुझे ब्लैक ही नजर आता है तो मैं खैर ब्लैक को स्विच ऑफ, तो कुछ है नहीं एग्जैक्टली तो बस आप ब्लैक को भी स्विच ऑफ करें। और बाकी अगर हम कलर्स को देखते हैं, जैसे अगर वाकई में हम पेस्टल कलर्स को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इसका जो कलर्स का जो स्कीम है ना, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि नहीं जी ये आपको मतलब वेदर तो ठीक है मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, बट आप इसको ये ना स्विच करेंगे जी ये आपकी एज फैक्टर को काउंट करेगा नहीं जी, डार्क कलर्स हैं तो जो ये ज़्यादा मेच्योर्ड औरतें नहीं पहन सकती हैं या ये नहीं कर सकती हैं। कलर्स ठीक है आपकी, अगर जैसे वेदर इशू है, बहुत शदीद गर्मी है और उसमें अगर मैं आपको कहूँ जी येलो पहन के चले जाए, वो येलो टी शर्ट भी बहुत बुरी लगती है उस वक्त। सही बात है। गर्मियों में हालांकि वो हम लाइट कलर्स बड़ा एक लाइट फैब्रिक बट स्टिल नहीं आप पहन सकते। डिपेंड्स के कलर थोड़े से लाइट अच्छे लगते हैं, सूथिंग कलर्स, पेस्टल कलर्स, पीच, पिंक। सही सना, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि गर्मियों के हिसाब से हमें कौन से लाइट कलर्स पहनने चाहिए और विंटर्स में हम क्या कैरी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत पहनावों के हवाले से। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सना वामिक साहिबा, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत डिज़ाइनर हैं। इनसे हम बड़े मुफीद मशवरे ले रहे हैं कपड़ों के हवाले से, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनके लिए आज बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम है। सना वामिक साहिबा, वक्फे से पहले बात हो रही थी कि जो रंग का इंतखाब है कपड़ों में वो कितना अहम है और मौसम के एतबार से क्या रंग जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। वैसे तो अपनी पसंद होती है, जैसे आपने कहा कि ब्लैक जो है वो आपको पसंद है, बहुत से लोगों को पसंद है, तो क्या मौसम भी असर डालता है रंगों के ऊपर? जी बिल्कुल। मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ को कहा कि अगर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी, जैसे कि आपने कहा कराची में ऐसी गर्मी चल रही होती है कि हमें वाकई में बहुत सोच के घर से निकलते हुए भी ऐसे देखना पड़ता है बाहर कि जी अब आज क्या मौसम है। तो उसको देखते हुए अगर, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आप पहन के समटाइम आप ब्लैक भी पहन के निकल जाओ तो आपको खुद से एक फीलिंग्स आती हैं कि यार ये कितनी शदीद गर्मी लग रही है। तो लाइट कलर्स की तरफ जाना चाहिए। कलर्स का सूथिंग होना, पेस्टल्स में बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, जैसे आप कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपको लाइट नहीं भी होते, लाइक नेवी ब्लू है, ठंडे कलर, एग्जैक्टली ठंडे कलर जिसको हम कह रहे हैं कि वो चीज़ आपको एक अच्छा एक इफेक्ट देता है, आपको खुद को अच्छा लगता है। कॉम्प्लेक्शन भी असर डालता है कुछ अपना? कॉम्प्लेक्शन एक समहाउ देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि बाज़ लोगों में यही एक कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि कॉम्प्लेक्स लोगों में इस चीज़ का बहुत होता है कि नहीं जी मेरा विटिश कलर है, मैं डार्क नहीं पहन सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं कहती हूँ कि जी अगर आपका विटिश कलर है आप पहने डार्क। अच्छा। जो चीज़ आप नहीं कर सकते हो आप करें, क्यों? इसलिए कि नहीं कि आपको मतलब हमारा कोई मकसद आपको बुरा बनाना नहीं है, लेकिन हमारी जो एक कहते हैं ना एक हमारी वॉर उसके अगेंस्ट है कि जो हम नहीं कर सकते सॉरी तो वो हम करें। और जो कलर स्कीम है, ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि जी अगर आप विटिश कलर हैं तो आप एकदम से ऑल ओवर बिल्कुल येलो पहन के बैठ जाए। अगर आप उस येलो के साथ कंट्रास्ट में हल्का सा वाइट टच ले लेते हैं, मतलब उसको मिक्स एंड मैच स्लाइटली किसी एक अच्छे कलर के साथ, लाइट कलर के साथ कर लेते हैं तो आप पहन सकते हैं। अच्छा, पहन सकते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? लाइन मेरे ख्याल है ड्रॉप हो गई है। अच्छा सना, एक वक्त था जब लोग बड़े ही भरे हुए कपड़े पहनना पसंद करते थे, डार्क कलर्स, बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी उस पर, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ फैशन चेंज हो गया है या लोगों की पसंद चेंज हो गई है। बड़े ही लाइट कलर, पेस्टल कलर्स और वन कलर के अब जो है लोग प्रेफर करते हैं। तो ये जो चेंज आया है ये कैसे आया है? ज़हरा, अभी भी मैं आपको कहूँगी कि लोग जो है ना वही फैशन एरा जो जहाँ पे स्विच हो रहा है लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। एकदम से आपने कहा कि भरे हुए कपड़े हम पहनते थे और भरे हुए से हटकर देन अगेन हम बहुत लाइट पे आ गए। तो लाइट पे आना इस लाइक के लोगों का दिल भर जाता है।
कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू रहती है तो आप उससे बहुत जल्दी बोर होने लगते हो, तो यू जस्ट नीड अ चेंज। आपको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। तो आप जब बहुत उस पे होते हो, हैवी एम्ब्रॉयडरीज पे चल रहे होते हैं, फुल पैनल्स पे चल रहे थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्विच किया, फिर हम शॉर्ट शर्ट्स पे आए, देन अगेन स्विच किया, लॉन्ग फ्लेयर्स पे आए। अब सबने कहा है कि जी बस अब जियो और जीने दो, अब जो पहन लो वो फैशन है। बट समहाउ फ्रॉक्स, फ्लेयर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमारे उसमें रूटीन में आ गई हैं। बट ये भी एक क्राइटेरिया अलग है कि अगर हम फ्लेयर और फ्रॉक्स की एग्जांपल लें तो ये हम डेली रूटीन में नहीं पहन सकते, क्योंकि डेली रूटीन में या तो आप इनको संभालें या फिर आप अपने कैजुअली आप काम करें उनको देखें। बिल्कुल सही। तो डिपेंड्स। अच्छा, ज़्यादातर ख़वातीन वो ये समझती हैं, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, तो ये समझती हैं कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती भी हैं और वो डिज़ाइन भी खुद कर लेती हैं। उनकी जो इंतखाब जो है कपड़ों का, उनकी पसंद जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उनका स्टाइल भी बड़ा कमाल का है। तो ये और जब वो खुद सारा कुछ उन्हें आता है और तो फिर उन्हें प्रोफेशनल डिज़ाइनर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? तो इतने पैसे ले लेते हैं ये डिज़ाइनर्स, इतने महंगे कपड़े देते हैं, तो जरा इस बात पे आ रही है कि आपने बोलने से पहले ही बोल दिया कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ मुझे वहाँ से डंडे ना पड़े, तो मैंने पहले ही बोल देना है कि बस ठीक हो गया कि ऐसा बुरा ना माने। खैर अब जो बुरा मान चुकी होंगी वो मान चुकी होंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात ट्रू है कि हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, अब वो आकर हमें ये कहते हैं कि यार ये फैब्रिक तो हमने फना मार्केट में देखा, ये फैब्रिक तो हमने, तो वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर, राइट, वी आर द डिजाइनर्स। हम फैब्रिक कहाँ से लेंगे? हम ऑब्वियसली मार्केट से परचेज करेंगे। फैब्रिक को फ्रॉम ए टू जेड तक पहुंचाना ये है डिजाइनर का टास्क, ठीक है। आप पे क्या सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी से मैच क्या चीज़ कर रही है, आपको किस इवेंट पे पहनना है। अब जी मैं आपको कहूँ, एक आपका इवनिंग एक लाइट सा डिनर है, राइट, उस पे मैं आपको रिकमेंड कर दूँ जी, अगर आप खुद से कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो समटाइम आप क्या कहते हो, नहीं जी हमें ये चीज़ें पसंद है, पूरी थोप दी चीज़ें, तो ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स कि आपको इवनिंग डिनर पे कितना उस ड्रेस को एम्बेलिशमेंट करनी है, उसके ऊपर कितना वर्कआउट करना है। ये नहीं कि बस सब चीज़ें एक ड्रेस पे कर दो, सारे जो डिजाइनर के कट्स होते हैं, जो स्टाइल होता है, वो हम खुद से नहीं कर सकते, जो कि एक एक्सपर्ट कट्स बहुत ज़रा इस चीज़ के ऊपर। कट्स तो एक ऐसा बेसिक है कि लोग कहते हैं कि जी टेलर और डिज़ाइनर में क्या डिफरेंस है, तो मैं बड़ा हैरान होकर देख रही होती हूँ। मैं कहती हूँ जी हमारी सारी पढ़ाई साइट में हो गई, टेलर का अच्छा नाम कुछ मिल गया। अच्छा, ये तो घरों में भी पता है इस चीज़ का निशाना बनते हैं जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं कि तुम क्या दर्जी बनने निकले हो, तो ये बातें ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, टेलर्स में अगर हमें कोई डिफरेंस नहीं होता तो ये एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि आप मतलब एक होता है ना कि आप हमें क्यों पे कर रहे हो। आप हमारे कट्स के ऊपर, आप हमारी चीज़ों के ऊपर, हम उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते जो टेलर्स आपको कहते हैं नहीं जी बाजी पहन ले, ओके फाइन, अब अच्छी लगेंगी, और द बाजी इज़ वेरी हैप्पी कि मैं अच्छी लगूंगी। बट वो तो फिर उस मेन इवेंट पे पता चलता है कि जी आपने क्या क्या ब्लंडर्स किए हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा, क्योंकि वक्त जो है वो थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो ये बताइएगा कि इस ईद के हवाले से क्या तैयारी चल रही है आपकी अपने ब्रांड की, और वो जो नाजरीन कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं या आपकी कलेक्शन देखना चाहते हैं तो वो आपको कैसे रब्ता करें, बताएं। अच्छा जी, अब जो ईद के हवाले से अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद स्टॉक हमारा आया हुआ है, और ईद अराइवल में जो है हमने हर तरह की वैरायटीज़ रखी हैं। लाइक जहरा को आप देखें। हाँ, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी इस वक्त जो खूबसूरत सा जोड़ा मैंने पहना हुआ है वो भी सना ने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत कपड़े बनाती है। अब इस तरह के फ्लेयर्स हैं हमारे पास, कुर्ती है सेपरेट की अगर आप सिर्फ कुर्ती लेना चाहें, क्योंकि मोस्टली द पीपल आर ईगर टू के नहीं जी इस ईद पे जो है हमें ज़्यादा जो है माशाल्लाह से ऑब्वियसली कुर्बानी पे हम करते हैं। जी। और फिर इसकी तरफ अगर हम क्लॉथिंग के हवाले से देखें तो जो हम एक मतलब एक जो हमारी यूज़ टू जो हमारी चीज़ें होंगी उससे लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉकेट फ्रेंडली बजट के साथ आप आएँ, और कोई ऐसी नहीं है कि जी बहुत ज़्यादा जोड़ा मिल जाता है ना घर पहनने वाला। ईद के
लिए हम जान मैं वही पूछने खरीदने वाली जा थी रहे कि हैं, अपना मुझसे थोड़ा जोड़ा लेने आएंगे। बजट भी बता दें कि किस रेंज से किस रेंज तक की है आपकी ईद कलेक्शन। ज़हरा वैसे स्टार्टिंग जो है हमारी कुर्ती 3000 से स्टार्ट है, देन ऑनवर्ड्स जैसा आप लेना चाहें, इट डिपेंड्स। और फर्दर जो मेरी अच्छा ये बता दीजिए कि फेसबुक पे या इंस्टा वगैरह पे पेज वगैरह है किस जी नाम से? बिल्कुल, सना वामिक सना ऑफिशियल। वामिक ऑफिशियल। तो सना वामिक ऑफिशियल पे आप जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच सना वामिक, Same आप तशरीफ लाई और आपसे हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली है। दोस्तों यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय जो है वो हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।